हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फ्रिक्शन के एक और बेहतरीन से सेशन में। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है लेक्चर नंबर 13 और अपन करने वाले हैं खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड फ्रिक्शन के ऊपर जो लास्ट क्लास में मतलब सुबह के क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रिक्शन जो पाथ है वो एडजस्टेबल इन नेचर है, वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है जब तक स्टैटिक होता है, फिर जब वो काइनेटिक होता है तो कांस्टेंट हो जाता है। उन सब के ऊपर बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। तो आज सबसे पहले अपन लास्ट क्लास वाला इस डायग्राम से कवर करते हैं। तो मैंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, और इसको तुम्हें अगर मूव करना है, सपोज कर लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये वाला, और इसे तुमने क्या किया है, किसी भी एक फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा है। कोई ऑब्जेक्ट को तुमने किसी भी एक फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा है और तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। तो होता क्या है, फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो होता क्या है, ये जो फोर्स है मेरे भाई, ये जब तक इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं करेगा तब तक ये ब्लॉक को मूव नहीं करेगा। जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम नहीं होता है तब तक जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही ये लगा के इसे रोक देता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को जो डिसाइड करता है वो म्यू इंटू एन डिसाइड करता है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कौन डिसाइड करता है, म्यू इंटू एन। जब बॉडी रुका हुआ है तब स्टैटिक हम नाम देते हैं फोर्स को, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ओवरकम हो जाता है तब काइनेटिक वर्क करने लगता है, जिसका म्यू की वैल्यू थोड़ा सा म्यू एस से कम होता है। इसके चलते म्यू के भी एफ के भी म्यू के इंटू एन ही है, लेकिन म्यू के जो है वो म्यू एस से कम है, इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ये वैल्यू कांस्टेंट होता है क्योंकि बॉडी मूव करना शुरू कर देता है। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो ने बताया इंटरलॉकिंग वाला मैकेनिज्म है, जिसके चलते ये काम हुआ था। वंस द इंटरलॉकिंग विल ब्रेक देन बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में आता है, जिसके चलते अब लिटिल बिट कम फोर्स से भी वो बॉडी लगातार मूव करता रहता है। तो मैंने बताया था फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा। देखो ये वाला फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है जो काइनेटिक से बड़ा है, बट फ्रिक्शन का कोई भी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बड़ा वैल्यू सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसके बाद कोई भी वैल्यू जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन से छोटा होगा, क्योंकि जो बॉडी रुका हुआ है तो उसमें हम स्टैटिक वर्ड ही यूज करते हैं। बट स्टैटिक फ्रिक्शन के ढेर सारे वैल्यू हैं। यहां पे बॉडी रुका हुआ है तो इतना, यहां पे है इतना 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 इतना, ये सब क्या है, ये सब फ्रिक्शन का वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स का, अलग अलग फोर्स के लगाने के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो फिक्स है कि म्यू एस इंटू एन ही लगेगा, इन सब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ इस पॉइंट के लिए है जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। क्या ये भी क्लियर समझ में आ गया? तो ये जो वैल्यू है ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन के वैल्यू से है और इसीलिए मैंने लिखा एफ एस इज लेसर देन और इक्वल टू एफ के एस। बात समझ में आया? अब मैंने लिखा एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ के। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है ये तो बड़ा है लेकिन इधर वाला स्टैटिक फ्रिक्शन छोटा है। अगर मैं एफ एस मैक्स नहीं लिखता हूं तो मैं 0 से मैक्स का कोई भी वैल्यू बोल रहा हूं, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। तो ये सारा कहानी हमने लास्ट क्लास में कवर किया, सारा वार्म अप सेशन दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स जो दिया था। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये वाला होमवर्क था। मैंने यहां पे बताया अभी तुरंत, a block is placed on the rough floor and the horizontal force S is applied on it. ओके, अभी तुरंत जो डायग्राम बताया वैसा ही डायग्राम है। एक रफ फ्लोर पे मैंने क्या किया, एक बॉडी को रख दिया है और यहां पे क्या किया जल्दी से बताओ, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f by the floor on the block is measured for different value of f। अलग अलग वैल्यू का f का यूज करके हमने क्या किया, ग्राफ बनाया एंड द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन देम। ग्राफ प्लॉट कर दिया। जब ग्राफ प्लॉट किया तो क्या हुआ वो जरा देखो। बोला द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर स्लोप 45 डिग्री। एक बार में तो तुम्हें लगा ये सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये टोटल ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। टोटल ग्राफ ऐसा नहीं था। ग्राफ कैसा था, ऐसा था और फिर ऐसा था।
यहां तक स्टैटिक रीजन में स्ट्रेट लाइन था और उसके बाद पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स है, तो ये तो पूरा बात बोल दिया ना, इसीलिए ये गलत है। बोला द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू फोर्स एक्सिस, गलत बोल रहा है फिर से। ये फ्रिक्शन है ना, और ये अप्लाइड फोर्स है, ये भी गलत है क्योंकि आधे में पैरेलल होता है, आधे में स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं। बोला द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री फॉल ए स्मॉल एफ, यस। जब तक अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन को ओवरकम करता रहेगा तब तक स्ट्रेट लाइन होगा, और जब ये ब्रेक कर जाएगा, ज्यादा फोर्स लगा, तब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां तक सही निकला। एंड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस फॉर लार्जर एफ, ये सही लाइन है। बोला देयर इज ए स्मॉल किंक ऑन द ग्राफ, किंक का मतलब ये वाला चीज की बात कर रहा है, समझ आया। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है, तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही स्टेटमेंट है। बोलो मजा आया तुम लोगों को, क्या तुमने यही टिक किया था? बोलो जल्दी से, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। बोला है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं हमेशा इस क्वेश्चन को बड़ा पसंद करता हूं। और यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं डेटा को, क्योंकि ये म्यू एस थोड़ा सा कम लिख दिया है म्यू के से, तो ये अच्छा डाइजेस्ट नहीं किया मुझे, तो इसको मैं म्यू एस को बढ़ा देता हूं। म्यू एस को बढ़ा के कितना करूं जल्दी बताओ? 0.8 कर देता हूं, ये 0.7 कर देता हूं। सबसे इससे पहले क्वेश्चन में दोनों चीज लगाओ, म्यू एस भी लगाओ और म्यू के भी लगाओ। तो यहां से एफ एस लगाओ, एफ एस मैक्स। ऑफ कोर्स एफ एस का हमारे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन एफ एस मैक्स का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। एफ एस मैक्स लगाओ। एफ एस मैक्स क्या होगा? म्यू इंटू एन। एन कितना होगा? यहां पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? 50 न्यूटन के बराबर होगा, इंटू 50 हो जाएगा। पॉइंट उड़ा दो तो हो जाएगा 10, ये खुपाच कितना हो गया? 40 न्यूटन। एफ एस मैक्स 40 न्यूटन का है, और एफ के जो होगा वो मी के इंटू एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 न्यूटन का। अब जरा सा देखो, तुमने जो फोर्स लगाया वो 30 का है, जब तक यहां का फ्रिक्शन ओवरकम नहीं करेगा तब तक इधर फोर्स आएगा ही नहीं, ये खिंचाएगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, यहां पे टेंशन एक्शन में ही नहीं आएगा। मजा आया तुम्हें? कितना तगड़ा चीज है, मजा आया तुम्हें? इसी को कॉपी करके एक और क्वेश्चन बनाता हूं, देखो। अभी सबसे पहले एक्शन में फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन जब ओवरकम होगा तभी वो ट्रांसमिट करेगा फोर्स को बाकी की तरफ। तो ये 30 न्यूटन का फोर्स 40 को ओवरकम ही नहीं कर पाया, तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना फ्रिक्शन का औकात है लगने का, फ्रिक्शन का औकात है 40 तक लगने का, तो ये 30 लगा के रोक देगा, टेंशन तक बात जा ही नहीं पाएगी। तो पहले फ्रिक्शन ओवरकम होता है, तब फोर्स आगे की तरफ बढ़ता है। ये लाइन लिख लो पेन कॉपी लेके। तो फ्रिक्शन यहां पे अप्लाइड फोर्स को ओवरकम ही नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? ये ऐसा ही रह जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ? टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा वो 0 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि टेंशन तक बात आ ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन ओवरकम ही नहीं हुआ, और फ्रिक्शन अप्लाइड जो होगा कितना हो जाएगा? जितना फोर्स तुमने लगाया उतना ही फ्रिक्शन लगा के रोक देगा, तो ये 30 न्यूटन ही होगा। यानी कि फ्रिक्शन 30 न्यूटन ही होगा, टेंशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। मजा आया क्या? बोलो। सिमिलर क्वेश्चन को एक और तरीके से, दो तरीके से और बनाता हूं मैं। अगर मैं बोलूं यहां पे इस 30 के बदले अब मैंने लगाया है 36, देखो बड़ा अच्छा नंबर ढूंढा मैंने, 36 न्यूटन का फोर्स लगाया। देखो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना रहा हूं। तुम्हें दिखेगा कि काइनेटिक से ज्यादा हो गया कम नहीं। 40 को जब तक ओवरकम नहीं करेगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। काइनेटिक भले कम हो, लेकिन काइनेटिक एक्शन में तब आता है जब स्टैटिक का मैक्सिमम अचीव हो जाता है। बोलो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तो फिर से यहां पे वही होगा, 36 लगाओगे तो 36 लगा के रोक देगा, फ्रिक्शन अप्लाइड 36 ही न्यूटन होगा, और इस बार भी टेंशन 0 ही होगा। आया मजा? अब अगर इस 30 को मैं चेंज कर दूं और मान लो मैंने लिख दिया 50 न्यूटन का, तब कहानी देखो क्या होगा, तब मजेदार कहानी होने वाला है। ये 50 न्यूटन के केस में फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे आ गया 40 पे, और फिर ये स्लाइड होने लगा। तो अभी तो स्लाइड हुआ ही नहीं, रुका ही रहेगा, तो 40 तो यहां पे खा गया, 10 न्यूटन का टेंशन यहां पे दिख जाएगा, ये अभी भी रुका हुआ रहेगा।
अब एक और क्वेश्चन बनाता हूं, तब देखना मजा आ जाएगा तुम्हें। एक तगड़ा क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है ये वाला। ऐसे सिचुएशन में मैंने तुम्हें बोला कि टेंशन का जो फोर्स है, मैंने बोला ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन, ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द टेंशन, यानी कि ये टेंशन का, ये रस्सी का टेंशन जो है वो ब्रेक कब कर जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप मैंने लिख दिया यहां पे, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप, यह है कितना, 15 न्यूटन का मान लो। 15 न्यूटन का अगर इस पे फोर्स लग गया तो ये टूट जाएगा। अब मजा दिलाता हूं, 50 न्यूटन का लगा तो अभी भी 40 ही लगेगा। 40 यहां ओवरकम किया, खिंचाया तो रस्सी पे आ गया बात। तो ये रस्सी 10 न्यूटन इधर लगा के और ये 40 लगा के इसको रोक के रखेगा, क्योंकि इसका औकात है 15 तक लेने का। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन जो होगा अप्लाइड, वो कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन एक्ट कर जाएगा। टेंशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन काम करेगा। बॉडी अभी भी रुका रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में अगर मैं इस 50 को कुछ नया कर दूं, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स कर दूं, मान लो 50 को मैंने क्या किया, 95 न्यूटन का फोर्स कर दिया, 95 न्यूटन का फोर्स कर दिया। या मान लो मैंने कर दिया 50 को 90 न्यूटन का फोर्स कर दिया, 90 न्यूटन का फोर्स कर दिया। तो अब क्या होगा, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वही है? यस, इस बार भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, कितना है जल्दी बताओ, 15 न्यूटन। ओके, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, 15 न्यूटन। तो जैसे ही तुम 90 लगाए तो ये 40 लगा के रोकने की कोशिश करेगा, रोक नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि 90 का है। जैसे ही 90 का लगेगा, 40 यहां तक आएगा, तुरंत से टेंशन कितना बढ़ जाएगा, 50 न्यूटन पे आएगा। 50 न्यूटन का औकात नहीं है, ये रस्सी टूट जाएगा। जैसे ही रस्सी टूटेगा, ये चलना शुरू कर देगा। ये चलना शुरू करेगा तो ये नहीं काम करेगा, ये काम करेगा इस बार। तो अब देखो कितना बढ़िया बढ़िया चीज दिखाया। इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक्चुअल में काइनेटिक फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, जो 35 न्यूटन है, क्योंकि ये मूविंग बॉडी में हो जाएगा। और इधर का फोर्स जो होगा वो 90 न्यूटन का लगेगा, और बॉडी का मास जो होगा 5 kg का। टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, टेंशन ब्रेक हो जाएगा। देखो क्या क्या हुआ। और अब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक्सेलरेशन जो होगा वो 90 - 35 होगा, ना कि 40 होगा, क्योंकि अब ये मूव करने लगेगा। तो 90 - 35 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35, 70, 20, 55, 55 हो जाएगा बाय 5, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये जाने लगेगा। मजा आया तो आग लगा देना। देखो कैसे एक एक चीज सिखाते हुए यहां तक ले आया मैं तुम्हें। देखा कब क्या काम करता है, कैसे काम करता है। पहले ये काम करता है, फिर यहां पे टेंशन पे आएगा। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन और होमवर्क करो। ये क्वेश्चन देखो, बोला फोर्स 9 न्यूटन का एक्ट किया है, बोला है टेंशन T2 बताओ। अब हर एक जगह का वैल्यू तुम्हें चाहिए, ये दिया नहीं है क्या? हाँ दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है केजी में भैया, 1 kg, 2 kg, 3 kg, और ये μ1 है। तो इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो। यहां का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ये 3 kg का है, तो नीचे 30 न्यूटन का लगेगा। बोलो हाँ है ना। ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक है, N2 लिख देता हूं नाम इसका, इसका नाम N1 लिख देता हूं नाम। नीचे जो लगेगा इसका नाम N लिख देता हूं, चलो हाँ है ना। नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहां पे नीचे 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इन सब में जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एन होगा। सबके लिए म्यू का वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 इंटू 30 हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 20 हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 10 हो जाएगा। ये सबका जो वैल्यू होगा, जरा ध्यान पूर्वक अगर देखोगे तो मजा आएगा तुम्हें। ये वैल्यू पॉइंट से ये 0 खत्म, ये 3 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। पॉइंट से 0 खत्म, ये 2 न्यूटन का लगेगा। पॉइंट से 0 खत्म, ये 1 न्यूटन का लगेगा। तुमने लगाया फोर्स 9 न्यूटन का, 9 न्यूटन का फोर्स लगा, तो यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स तो लग जाएगा मेरे भाई। 1 न्यूटन का फोर्स लगा, टेंशन का वैल्यू 8 न्यूटन का होगा। अभी नहीं पता है मुझे, अभी बस चेक करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। सबका पीछे का ये गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट रुको, मैंने बोला गलत, पहले सीखो।
इसको पहले यहां पे करो। ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा पहले ये चेक कर लो। ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा पहले ये चेक करना होता है। पीछे का फोर्स है 1 न्यूटन का, पीछे का फोर्स है 2 का, पीछे का फोर्स है 3 का, 3 2 5 1 6 न्यूटन का फोर्स पीछे का है, आगे का 9 का है, ये मूव कर जाएगा। तब कहानी अलग होगा। पहले तुम ये चेक कर लो कि मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितना है 9 न्यूटन का, मैक्सिमम पीछे वाला फोर्स कितने का है 3 2 5 1 6 का पीछे का फोर्स लग सकता है 9 का, तो ये एक्सेलरेट करेगा। तो वैसे सिचुएशन में जब पता चल जाए एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन निकालना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, तब कुछ करना होता है। लेकिन अगर यहां पे ये 9 न्यूटन नहीं होता, 2 3 5 1 6 से कम होता, सपोज करो ये 5 न्यूटन होता, सपोज करो, इसी क्वेश्चन में तुरंत सपोज क्या करना है बना ही देता हूं मैं तुरंत। सपोज करो ये 5, ये रहा हमारे पास है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है क्या? हाँ सिमिलर क्वेश्चन है। यहां पे फोर्स हमने 3 न्यूटन का लगाया है, देखो अभी तुरंत। ये फोर्स पहले पिछले वाले में कितना था 9 का, इस बार ये है 3 न्यूटन का, तो ये फोर्स तो 1 न्यूटन का मैंने लगाया था, ये 2 न्यूटन का लगाया था, ये 3 न्यूटन का लगाया था, 6 न्यूटन से कम है फोर्स, वही एक दिखाना था मुझे। तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब तो कहानी बन जाएगी। जब ये मूव नहीं कर रहा तब कहानी अलग लेवल का होगा, तब जो बोला था वो होगा। क्या होगा देखो, 3 न्यूटन का लगा, 1 न्यूटन का फ्रिक्शन ओवरकम करेगा, टेंशन का वैल्यू 2 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि ये पता है हमें कि इस बार रुका हुआ है, तो इसको रोकने के लिए पहले फ्रिक्शन ओवरकम किया, पहले फ्रिक्शन ओवरकम किया, पहले फ्रिक्शन ओवरकम किया, और बचा हुआ फोर्स यहां ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन हो तो कहानी अलग है, इसीलिए वो ऊपर वाला क्वेश्चन लिया है। तो 3 न्यूटन लगाया, पहले पता है कि टोटल पीछे वाला फोर्स है 6 का, लगाया है 3 का, तो 3 ही लगेगा। लेकिन 3 ऐसा नहीं है कि इधर लग जाएगा, वो यहां से लगना शुरू होगा, इसके जिसके ऊपर फोर्स लगा वहां से लगना शुरू होगा। ये 3 न्यूटन है, लेकिन इसका औकात 1 का है, तो ये 1 लगा देगा, 1 लगाएगा 3 में और 2 टेंशन पैदा कर देगा, ये रुक जाएगा। 2 सब में टेंशन है तो 2 में, 2 यहां पे लगाया तो ये 2 यहां लगा के रोक देगा इसको। अब इसके पास बचा ही नहीं खींचने वाला फोर्स, फ्रिक्शन पहले ओवरकम हुआ तो ये वाला टेंशन होगा ही नहीं कुछ, ये वाला कुछ नहीं होगा तो ये वाला फ्रिक्शन भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि यहां पे इसको फील ही नहीं आएगा कि कोई मुझे खींच भी रहा है। तो जब इसे खींच ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन किस बात का? मजा आया तुम्हें इस बार? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है जो हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन में हम निकाल के बैठ जाते हैं। लेकिन ये लग रहा है या नहीं लग रहा है वो डिसाइड करता है अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया तब तो रुका रहेगा, रुका रहेगा तो एक एक करके चलेंगे। तो एक एक करके कैसे चलेंगे? 3 है तो 1 इधर, तो बचा 2, 2 यहां पे लगा, 2 यहां खत्म, तो फोर्स ही खत्म हो गया। अब ये टेंशन में आ ही नहीं पाएगा, कोई तनाव, कोई टेंशन पैदा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि खींचने वाला फोर्स बचा ही नहीं। तो टेंशन 0 तो फ्रिक्शन 0। बोलो मजा आया बेटा? तो T1 T2 एंड फ्रिक्शन का R2 वाला वैल्यू कितना होगा? T1 कहां पे है? यहां पे, जो 2 न्यूटन का है, और ये 0 का है, 2 0, 3 0 गलत है। अब 2 0 के बाद फ्रिक्शन R2, R2 कहां पे है? यहां पे। फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन का होगा, ये 0 है, ये खत्म, फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन, बी हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्या मजा आया तुम्हें? अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहा था उसको मैं नीचे कर देता हूं। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में देखो फिर से कितना इंटरेस्टिंग है। यह अप्लाइड फोर्स का कैलकुलेशन नहीं है, यह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम फोर्स ज्यादा है इससे, तो यह एक्सेलरेट करेगा। ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन पहले निकालना होता है एफ नेट बाय एम नेट से। देखो एफ नेट कितना है इस बार? 9 उधर है और पीछे 6 है, तो याद रखना 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 32516 है। तो 9 में से 6 का कितना बचा? 3/6 है, और 3/6 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब इस एक्सेलरेशन के बेसिस पे सब जगह का अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सब जगह का। तो अब तो पता चल गया ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो सब जगह का फ्रिक्शन अपने औकात पे होगा। तो यहां का अप्लाइड फोर्स यही होगा, यहां का अप्लाइड फोर्स यही होगा, यहां का अप्लाइड फोर्स यही होगा फ्रिक्शन का। अगर पूछता फ्रिक्शन बताओ तो ये होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन ने पूछा बताओ T2 क्या होगा, तो T2 के लिए इसका एफबीडी बनाएंगे। अब
अब ये 3 केजी के ब्लॉक के ऊपर T2 ही है जो इसे एक्सेलरेट कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और T2 के ऊपर जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो 3 न्यूटन का है। ये मिस मत करना, यानी कि इसका जो इक्वेशन मिलेगा ये 3 केजी के ब्लॉक का, वो लिखेगा T2 माइनस दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मजा आया, तो ये पॉइंट उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 15 1.5, और ये उधर जाएगा तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 1.5 कितना 4.5 न्यूटन। और फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर तुमने फ्रिक्शन के क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व किया, चाहे वो एटूड मशीन वाला भी या कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व किया, और एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, टेंशन निगेटिव आ गया, तो वो सॉल्यूशन ही गलत होता है। जैसे पिछले में 2-3-5 लेक्चर पीछे मैं बताया था कि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो तुम मानो जिधर तुमने माना उसका उल्टा चलेगा, लेकिन फ्रिक्शन में ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन में इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और इधर चलेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट लगने लगता है ना यार। आया बात समझ में? तो फ्रिक्शन के केस में ये चीज नहीं होगा। यदि एक्सेलरेशन या टेंशन कुछ भी निगेटिव आ जाए तुम्हारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जो तुमने सोचा वो पूरा गलत सोच लिया है फिजिक्स। फिर से सॉल्व करके देखो, हो सकता है वो रेस्ट पे हो, समटाइम्स रेस्ट पे रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन का औकात है ना रोक देने का। इससे पहले क्वेश्चन में फ्रिक्शन ने रोक भी रखा है, तो उसका फिजिक्स ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में रखना, ये न्यूटन्स लॉ की तरह नहीं है। अप्लाइड फोर्स को ओवरकम करेगा तो काइनेटिक लगने लगता है। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक नहीं दिया हुआ है, स्टैटिक नहीं दिया हुआ है इस तरीके से, तो जो फोर्स है वही काइनेटिक का भी काम करेगा, वही मैक्सिमम स्टैटिक का भी काम करेगा। अगर रुका रहेगा तो इस तरीके से काम करवाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन में होगा तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल के फिर न्यूटन्स लॉ सब में लगाते हुए चलेंगे, F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma, बट फ्रिक्शन का ख्याल रखते हुए करेंगे। अगर मजा आ गया, सीख लिया ये चीज, तो कमेंट करके तुरंत से पहले बता दो सर यहां तक एकदम क्लियर है हमारा, कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा। बॉडी जब तक मूव नहीं करा तब तक स्टैटिक लगेगा, मूव करने लगा तो काइनेटिक लगेगा यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि नहीं दिया हुआ है तो स्टैटिक का मैक्सिमम ही काइनेटिक के बराबर हो जाएगा। यदि रुका हुआ है तो कहानी अलग तरीके से ट्रीट होगा। अगर मोशन में एक्सेलरेशन है तो हम पहले यही चेक करेंगे कि अप्लाइड फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है क्या, तो एक्सेलरेटिंग है तो एक्सेलरेशन पहले निकाल के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आता है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आता है तो हमारा पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन के केस में कहानी डिफरेंट है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ तो हो सकता है उसका डायरेक्शन ही अलग हो, लेकिन हम अगर पीछे बोल देंगे तो जो इक्वेशन मैंने आगे का फोर्स से पीछे लगा लगा के बनाया था वो तो गलत हो गया, क्योंकि जब इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर काम करने लगेगा, तो पूरा फिजिक्स ही अलग हो जाता है। तो फिर से दोबारा से सॉल्व करके देखेंगे, सोच के देखेंगे कि कहीं इक्विलिब्रियम का केस तो नहीं है, कहीं दूसरे डायरेक्शन का मूवमेंट तो नहीं है। तो प्रॉपर फिजिक्स सोचना पड़ेगा फिर से। अब धीरे धीरे आपको सब चीज बताते चलेंगे। तो यहां पे कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो तो क्लियर हो गया। अब इंक्लाइंड पे कैसे होगा वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी बहुत सारे क्वेश्चंस। मजा आता जा रहा है। चलो फ्रिक्शन के ऊपर अगला कॉन्सेप्ट की तैयारी। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फ्रिक्शन का फोर्स यहां पे कितना लगेगा तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन F मैक्स का वैल्यू हमें पता है कितना, म्यू इंटू एन। अब एन क्या होगा, देखो 10 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने फोर्स लगा दिया। मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहां पे मेरे पास, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को ये दीवार से ऐसे लगाया और ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे ऐसे, तो ये मैंने कितना फोर्स लगा रखा है, 10 न्यूटन का। ऐसा क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, रुका हुआ है ना, देखा फोर्स में कितना ताकत है। फ्रिक्शन बढ़ा दिया मैं, लेकिन देखो कम किया तो ये गिरने लगा। देख रहे हो, ये हाथ से जो फोर्स लगा रहा हूं ना, मैं दूसरा हाथ कुछ नहीं कर रहा, देखो सब चीजें अलग है। अभी रोक रखा है, अब थोड़ा सा अपने नॉर्मल को कम कर रहा हूं, ये जो मैं धक्का दे रहा हूं वो कम कर रहा हूं, देखो नीचे जा रहा है, छोड़ दूंगा तो गिर भी जाएगा। आया फिजिक्स समझ में, वही हो रहा है यहां पे। ये जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने लगाया है, फोर्स अप्लाइड फोर्स, वो 10 न्यूटन से 10 न्यूटन का है, तो ये नॉर्मल यहां से पैदा कर दिया 10 न्यूटन का। अब इतना बड़ा डायग्राम मुझे नहीं बनाना चाहिए,
इधर 10 का है तो इधर भी 10 ही दिखाना चाहिए। अब इस बार का नॉर्मल भी 10 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो म्यू इंटू एन हो जाएगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन हो जाएगा मेरे भाई। और म्यू का वैल्यू कितना होगा वो देखो, 0.2 और नॉर्मल 10। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये बस मैं निकालना चाह रहा था। 0 इंटू 10 तो ये हो जाएगा कितना? पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। जस्ट होल्ड का क्या मतलब है? सोचना कि जितना नीचे का फोर्स होगा mg उतना ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। यानी कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात जो 2 न्यूटन का है वो एक्ट कर रहा है। इस लैंग्वेज का ये मतलब है, देखो बोल रहा है 10 न्यूटन फोर्स इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी। इसे रोकने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स की आवश्यकता है अगेंस्ट अ वॉल। बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2 न्यूटन। बोल रहा है द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, वेट मतलब mg पूछा है, तो mg कितने का लगेगा? फ्रिक्शन का, तभी ये रुका रहेगा। वेट कितने का होगा? 2 न्यूटन का, तभी ये जस्ट होल्ड हो पाएगा। तो 2 न्यूटन आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया। अगर यहीं पे पूछता फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि ऊपर का फ्रिक्शन ही mg को बैलेंस कर रहा है और तुमने 10 न्यूटन लगाया, इसने बोला जस्ट होल्ड, मतलब ये जस्ट इसके बराबर होगा, एग्जैक्ट, तभी जस्ट वर्ड इसने यूज किया है। तो 2 न्यूटन का नीचे का फ्रिक्शन होगा। अगर मास पूछता तो mg इज इक्वल टू 2 न्यूटन कर देते, और m अगर पूछता तो 2/10 कर देते, क्योंकि g का वैल्यू 10 हो जाता, तो ये हो जाता 0.2 kg। बोलो मजा आया क्या क्वेश्चन को समझने में तुम्हें? अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से देखो। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन। बोला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो देखो, ये होगा म्यू इंटू एन। तो 0.5 म्यू इंटू एन ही तो बताया, तो 0.8 सॉरी म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.8 इंटू एन कितना लगेगा यहाँ पे 5 न्यूटन का 5, तो ये हो जाएगा कितना 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन का यहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है मैक्सिमम। mg कितना है? ये 0.5 kg है, kg लिखो यार। तो ये mg का वैल्यू है, ये ऐसे मत करो, ये गड़बड़ इंडिकेट कर रहा है। तो नीचे का फोर्स जो लगेगा, वेट फोर्स जो इसका mg लगेगा वो कितना होगा वो देखो। mg जो होगा, वेट फोर्स mg लगेगा, m कितने का है 0.2 का, g कितने का है 10 का, पॉइंट खत्म, ये हो गया 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 2 न्यूटन का है अभी के केस में, तो ये रुक जाएगा। और इसका औकात है 4 न्यूटन का, तो ज्यादा क्यों लगाएगा, 2 ही लगा के रोक देगा। तो एक्चुअल में यहां पे औकात 4 का है, लेकिन उतना जरूरत ही नहीं है, ये खींच ही रहा है 2 न्यूटन से, तो ऊपर 2 लगा के रोक देगा ये। इस बार क्या होगा, 2 न्यूटन का बॉडी रुका रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन रेज करता और मास मान लो 10 kg का ले लेता, 10 kg का ले लेता, तो 10 का नीचे लगता फोर्स, हाँ सर, और यहां पे क्या होता 10 इंटू 10 100 न्यूटन का फोर्स लगने लगता। उस केस में ये 4 का लगता और इसका एक्सेलरेशन हो जाता कितना 100 माइनस 4 96 डिवाइडेड बाय 10, तब ये 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाता। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन लगता और ये वाला ब्लॉक यहां पे स्टेशनरी नहीं रह पाता, ये नीचे आने लगता। अगर मान लो मास 10 kg का हुआ, तो एक नया क्वेश्चन बना दिया मैंने। क्या बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है बेटा? मजा आ रहा है फ्रिक्शन में, सीखते जा रहे हो सारा कॉन्सेप्ट? यस सर। तो ये छोटे छोटे कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा जो मैंने तभी बताया था। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लैंग्वेज को पढ़ के डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तुम फोड़ दोगे। बोला है द नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड। अब यार एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी बताया फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, यहां पे है फोर्स, बोलो हाँ है ना, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल, नीचे लगा देखो mg, देख रहे हो ना, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल, है ना। बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
फ्रैक्शन क्यों लिखा है बे? फ्रिक्शन लिख, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एस मैक्स का जो फॉर्मूला है मैंने लगाया है म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन या म्यू के इंटू एन मान लो, म्यू इंटू एन मान लेते हैं इन जनरल केस में जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो। तो एफ जो होता है एफ मैक्स वो म्यू इंटू एन है मान लो, ऐसा मैंने बोल दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है ये म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है जो इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग है उस पे डिपेंड करेगा, ये चीज पे डिपेंड करेगा, ये कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ये इस चीज पे डिपेंड करता है और ये फिक्स होता है दो मटेरियल के बीच का। इसको लुब्रिकेशन करके कम ज्यादा किया जा सकता है, नॉर्मल बढ़ा घटा के नहीं होता है। नॉर्मल बढ़ा घटा के नेट फ्रिक्शन फोर्स को तुम कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन म्यू को कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बोला है क्या? इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल, नॉर्मल को डबल करो, हाफ करो, कुछ भी करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को चेंज करना हमारे बस का नहीं है, उसके लिए मटेरियल के नेचर को चेंज करना पड़ता है। समझ आया ना? तो वो हाफ, डबल, ट्रिपल कुछ नहीं होगा, विल नॉट चेंज। फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज, डेफिनेटली एफ मैक्स विल चेंज, but mu is a constant which depends on the nature of the material। जो दो सरफेस कांटेक्ट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे नहीं डिपेंड करता है। ऑल्दो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एन, बट ये म्यू जो आता है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है मेरे भाई। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला 12 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बोला इन द गिवन अरेंजमेंट टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द फ्लोर इज 0.2। अब दोनों जगह 0.2 है, यहां का नॉर्मल 50 न्यूटन का लगेगा, 50 न्यूटन का लगेगा। कैसे सर? अरे 5G। और यहां का नॉर्मल जो होगा इनटू वो 40 न्यूटन का लगेगा। अरे कैसे सर? अरे mg को ही तो बैलेंस करेगा मेरे भैया। हाँ सर, mg को ही तो बैलेंस करेगा मेरे भैया। हाँ सर। यहां का फ्रिक्शन फोर्स जो है F1 वो होगा म्यू इंटू एन, म्यू है 0.2 तो लिखो 0.2 इंटू 50 तो हो जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। यहां पे जो फ्रिक्शन होगा F2 वो हो जाएगा 0.2 इंटू 40 तो हो जाएगा 8 न्यूटन का फोर्स। यह 8 न्यूटन का हो जाएगा और वो 10 न्यूटन का हो जाएगा। बात समझ में आया? 8 न्यूटन का और 10 न्यूटन का। जब इसको देखोगे इसके मैक्सिमम को तो यहां 10 का लगेगा, यहां 8 का लगेगा, इधर 18 न्यूटन का, इधर 12 का ही है। ये ब्लॉक चल ही नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा तो कहानी अलग होगा। यस, क्लियर हो गया? अब पढ़ो। तो बोल रहा है सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.5। बोल रहा है देन टेंशन इन द थ्रेड कनेक्टिंग द टू ब्लॉक्स। यहां पे टेंशन, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि ये 12 न्यूटन का, यहां का औकात 10 का है, तो ये 10 खा जाएगा फ्रिक्शन और 2 यहां पे ट्रांसमिट करेगा, यानी कि यहां पे टेंशन 2 न्यूटन का होगा, इस फ्रिक्शन का वैल्यू भी 2 न्यूटन का होगा, सारा ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका औकात है लगने का 8 का, लेकिन लगेगा 2 का क्योंकि रिक्वायरमेंट 2 का है। अगर यही चीज तुमने बताया है तो जल्दी से अपने लिए एकदम तालियां 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 हो जाए, जैसे दर्द बताता है आजकल, तालियां 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 तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने सही फिजिक्स अब तक सोच लिया है। अब थोड़ा थोड़ा लेवल अप, थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते हैं क्वेश्चन का। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी तक मैंने क्वेश्चंस तुम्हें दिया, तुमने एंजॉय किया, अच्छा लगा तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अब थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन का लेवल यहां पे आ चुका है कि आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को कोई दिक्कत आने वाला है ये भी क्वेश्चन में। बोल क्या रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है, म्यू के दे रखा है, म्यू एस दे रखा है। इफ द फोर्स इज 2.5 न्यूटन, ये वैल्यू 2.5 न्यूटन का है। ओके, इंग्लिश पढ़ो। इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज सोन इन द फिगर, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर विल बी। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात कितना है वो निकालना पड़ता है, एफ मैक्स। एफ मैक्स होता है म्यू इंटू एन, इसका मास बोला है 2 kg का है, तो 20 न्यूटन का नॉर्मल लग जाएगा, क्योंकि ये कितने का है? 2 kg का है। बोलो हाँ है ना? अब फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है? 0.4, ये कितना है? 20, ये उड़ा, हाँ खुपाच खुपाच, कितना हो गया? 8 न्यूटन का। इसका मैक्सिमम औकात है 8 न्यूटन का, तुमने लगाया 2.5 का, तो ये भी 2.5 लगा के इसे रोक देगा।
आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो काफी छोटे मोटे क्वेश्चन से क्लैरिटी बनी और थोड़ा सा एक धमाकेदार क्वेश्चन की एंट्री करते हैं। अब यही सारा कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगाना है एक एक करके। अगर एक्सेलरेशन होगा तो कहानी अलग होगा। एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा पहले वो देखो। बोल रहा है ब्लॉक ए एंड बी आर अरेंज एज सोन इन द फिगर, द पुली इज फ्रिक्शनलेस, द मास ऑफ ए इज 10 kg, ये 10 kg का है। यहां पे कितना होगा 100 न्यूटन का होगा, यहां पे कितना होगा नॉर्मल होगा, यहां पे कितना होगा स्ट्रिंग का रस्सी होगा, ये टी 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 तो ये भी टी हो जाएगा। यहां पे कितना होगा देखते हैं। ए एंड बी बोला तो मास ऑफ ए इज 10 kg, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.2। तो यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं। चलो यहां का जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा देखो, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है n 100। तो ये पॉइंट हो रहा 10, ये हो गया 20 न्यूटन का फोर्स। यानी कि ये ब्लॉक तब मूव करेगा जब 20 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट करने लगे यहां पे, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन है। यानी कि ब्लॉक मूव ही तब करेगा जब टेंशन 20 न्यूटन का हो जाएगा। टेंशन का वैल्यू 20 से ज्यादा हो तभी ये एक्सेलरेट कर पाएगा। ये चीज की क्लैरिटी मिली यहां से। अब आगे पढ़ते हैं। What is the minimum mass of m to start the motion will be? तो मिनिमम मास के लिए जस्ट अबाउट टू स्टार्ट करने के लिए टेंशन 20 का होना चाहिए। जब टेंशन 20 का होना चाहिए तो इसका मास कितने का होना चाहिए 2 kg का होना चाहिए, क्योंकि ये जो mg है वो 20 के बराबर हो जाएगा। m इंटू जी जब 20 के बराबर हो जाएगा तो m का वैल्यू 2 kg का हो जाना चाहिए। जब m का वैल्यू 2 kg का हो जाएगा मेरे भाई, तब क्या करेगा ये टेंशन 20 का हो जाएगा और मस्ती में गेम करेगा और तगड़ा मजेदार काम हो जाएगा। बोलो मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, एकदम क्लियर कट दिमाग में सेट हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से सोचेंगे। अगर कोई दूसरा पुली ब्लॉक अभी आने वाला होगा, अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो क्या होगा, तब टेंशन माइनस फ्रिक्शन बराबर है m इंटू ए। इसका इक्वेशन बनेगा, इसका बनेगा mg माइनस टेंशन बराबर ma। लेकिन उसके लिए ये जो फोर्स है इसको इस फ्रिक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा। बात आया समझ में। सिमिलर क्वेश्चन मान लो, सिमिलर क्वेश्चन, बस मैंने कॉपी किया और सारा कुछ चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग लेवल का है। मिनिमम मास ऑफ बी नहीं, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। देखो बोल रहा है द मास ऑफ बी, मैंने लिख ही दिया, क्वेश्चन में अलग ही दिया। द मास ऑफ बी इज, अब देखो फिजिक्स को पूरा कैसे चेंज कर देते हैं तुरंत। अगर तुम खेलना जानते हो फिजिक्स को तो ऐसे उड़ाओगे तुम फिजिक्स को। देखो कितना मजेदार चीज, सब मैं तुरंत से मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके साथ खेल सकता हूं और मैं चाहता हूं तुम भी खेलो फिजिक्स के साथ। तुरंत से तुरंत कुछ से कुछ सोच लो और मजा दे दो जीवन का। अब अगर मैं ये पूछूं कि यहां पे अब टेंशन का तो गेम खत्म हो गया, अब मैं नहीं बता सकता ये 20 क्या है, मैं अब क्या करना चाहता हूं वो सीखो। अब ये तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम का था 20 का, ये हैंग हो रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक्सेलरेशन निकालो इसका। इसके लिए मुझे इस 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स यहां देना पड़ेगा। ज्यादा का फोर्स कब होगा, जब mg ज्यादा होगा। ये 5 kg का मान लेते हैं इस बार। द मास ऑफ बी इज 5 kg, द मास ऑफ बी इज 5 kg। देखो मजा आ गया। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द ब्लॉक स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो क्वेश्चन का रूपरेखा ही चेंज कर दिया मैंने। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो मजा आया तुम लोगों को। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो कितना जबरदस्त काम हो गया। अब ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन सर आपने बना दिया। हाँ बेटा, अपने हाथ में है गेम करना। देखो बी का मास दे दिया इस बार। जब मी का मास दे दिया बेटा, जब बी का मास दे दिया 5 kg का, तो रस्सी में टेंशन सब जगह सेम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये चीज कंफर्म होना चाहिए था कि ये 50 न्यूटन यहां के फ्रिक्शन को ओवरकम करे तभी ये चलेगा। तो वैसे केस में फिजिक्स ही अलग हो जाएगा पूरा का पूरा। तब इक्वेशन बना बना के सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सर? 50 माइनस टी, क्योंकि ये जितने से इधर जाएगा उतने से ये इधर जाएगा। और इस बार पता चल गया कि ये चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 50 20 को ओवरकम कर गया।
हम लिखेंगे 50 माइनस टी, देखो ध्यान से लिखेंगे 50 माइनस टी बराबर 5 इंटू ए इक्वेशन 1। फिर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे टी माइनस दिस फ्रिक्शन, टी माइनस दिस फ्रिक्शन लिख देता हूं यहां पे, टी माइनस फ्रिक्शन बराबर इसका मास कितना है, देखो यहां से 10 केजी का, तो 10 इंटू ए इक्वेशन 2। अब मैं इसको सॉल्व करके यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से, टी माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10a। अब इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। क्या तुम्हें मजा आ गया मेरे भाई, एकदम इंजॉय किए? तो दोनों को ऐड करने से माइनस टी प्लस टी खत्म, 50 में से 20 गया तो बचा 30, और ऐड किया तो हो गया 15a। अरे वाह, बढ़िया निकाल दिया। एक्सेलरेशन का वैल्यू 30/15 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अब ये सही है। अगर एक्सेलरेशन गलत आ जाता तो जितना फिजिक्स तुमने सोचा सब गलत है। फिर से फिजिक्स सोचो पहले, फिर इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन को कुछ अल्टर नहीं करना होता है। एक्सेलरेशन फ्रिक्शन वाले केस में निगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो गलत गलत गलत। आया बात समझ में? और टेंशन अब निकालना, दाएं हाथ का खेल है, किसी भी इक्वेशन में रख लो, फ्रॉम 2 ही निकाल लो, तो टेंशन कितना हो जाएगा 10 इंटू ए, तो 10 इंटू 2 हो गया, और ये उधर गया तो प्लस 20, तो हो गया 20 और 20 कितना हो गया 40 न्यूटन का टेंशन हो गया। मस्त वाला, मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। तो ये 40 न्यूटन का टेंशन हो गया है, देख रहे हो? तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हुआ। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाया हूं। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है और कभी भी आपको नीट में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूं। फिजिक्स में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है कि पुश इजियर है या पुल इजियर है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा तुमसे पूछता है लोग कि पुश एंड पुल के बारे में थोड़ा सा बताओ बेटा, कि क्या इजियर है। क्या इस ब्लॉक को ऐसे खींचना इजियर है या इस ब्लॉक को ऐसे धक्का देना इजियर है? तो मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूं, लेकिन मेरा ये स्टाइल है, ये टेक्निक है कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का, कि मैं हमेशा फोर्स को आगे बढ़ाता हूं। क्यों करता हूं वो मैं बताने वाला हूं। ये सॉल्व करने का मेरा तरीका है, इससे चीजें काफी क्लियर हो जाती है। दो सरफेस है, दोनों सेम तरीके का है, दो सरफेस है, दोनों सेम तरीके का है। देखना यहां पे एकदम दोनों में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो है वो म्यू है, मास जो ब्लॉक का है m है, तो यहां पे नीचे लगेगा mg। हाँ सर, यहां पे नॉर्मल एक्ट करेगा सर, और मैंने यहां पे एक फोर्स लगा दिया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और यहां पे भी वही किया, यहां पे भी फोर्स लगाया है, कहां पे सर हॉरिजॉन्टल से, जल्दी बताओ, थीटा एंगल पे। दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगाया। इसको दुनिया बोलती है, पकड़ के ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे रस्सी लगा, ऐसे रस्सी लगा के खींचो, इसको बोलते हैं क्या, जल्दी से बताओ, पुल करना। और ऐसे धक्का देना, तो यह है धक्का देना, इसको बोलते हैं क्या, पुश करना, और इसको बोलते हैं क्या, पुल करना। हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो सारा गेम कर दिया, लेकिन अगर फोर्स ऐसे एंगल पे हो, जरा देखना, अगर फोर्स इस तरीके से एंगल पे हो, पुश, अच्छा ये पुल है तो पुल पहले लिखो, पुल एंड पुश। क्या इजियर है फिजिक्स में वो देखो, कौन इजियर है, कैसे पता चलेगा? जिसमें फ्रिक्शन कम लगा वो इजियर है, यही बोलोगे, जिसमें फ्रिक्शन कम लगा। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? हॉरिजॉन्टल कितना बढ़िया तो था, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आ रहा है, अरे सर कितना बढ़िया तो हॉरिजॉन्टल लगा के फोर्स हम खींचे जा रहे थे, इसकी क्या जरूरत है सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल से भी कम फोर्स यहां पे लगता है। हॉरिजॉन्टल से भी कम फोर्स, हाँ, हॉरिजॉन्टल से भी कम फोर्स, हाँ बेटा हाँ, हॉरिजॉन्टल से कम फोर्स यहां पे लगता है। अच्छा ऐसा बात है क्या? हाँ ऐसा ही बात है। देखो यहां पे जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये F हो जाएगा देखो, और ये वाला हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो देखो F cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, देखो F sin थीटा हो जाएगा। नीचे यहां पे mg लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, इसका भी मास m ही है और फोर्स तो F ही है। अब इसका जो नॉर्मल है वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा भैया, नहीं तो ये सरफेस तोड़ के भाग जाएगा, ये सरफेस तोड़ के भाग जाएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। और यहां पे क्या होगा,
इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ऊपर आएगा एफ साइन थीटा। देखो यहां पे, अब यहां पे भी ये सरफेस को तोड़ के तो नहीं भाग रहा है, ये तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, ये हवा में नहीं उड़ रहा है, तो यहां का जो इक्वेशन होगा वो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा। देखो दोनों का फिजिक्स, यानी कि यहां का नॉर्मल mg माइनस एफ साइन थीटा है। इस नॉर्मल के चेंज होने के चलते फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू इंटू एन होगा और वो हो जाएगा म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। देखो, और यहां पे क्या होगा कहानी मेरे भाई, यहां पे कहानी अलग लेवल पे खेल रहे हैं अपन सर। क्या, यहां पे नॉर्मल जो होगा वो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा, mg प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, यहां नॉर्मल ज्यादा होने के चलते यहां का जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है F2 नाम दे देता हूं, वो म्यू इंटू एन होगा और यह क्या हो जाएगा म्यू इंटू mg प्लस एफ साइन थीटा। अब यहां का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, देखो, क्योंकि ये प्लस हो रहा है और यहां का फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो हमें खींचने में जहां पे कम फ्रिक्शन लगे वो इजियर है, इसीलिए पुल करना इजी होता है, पुश करना कठिन होता है। तो अगर घर में किसी चीज को तुम्हें खींचना हो, उस पर रस्सी बांधो और उसको कुछ एंगल पे खींचो, ऐसे ऐसे ट्राई करो खींचने का, हो सकता है वो तुमसे मूव कर जाए, रेदर देन तुम उसको ऐसे धक्का दो। ऐसे तो बिल्कुल मत करो, कोशिश करो कि हॉरिजॉन्टल धक्का दे दे, ऐसे थोड़ा हाइट नीचे करके, या फिर कोशिश करो ऐसे धक्का दे, तब वो जल्दी मूव कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू तुम रिड्यूस कर सकते हो पुल करने में। तो कोई एंगल के ऊपर अगर फोर्स दिए हो, तो अगर नीचे दबा के फोर्स दे दिए तो फ्रिक्शन बढ़ा देगा, उससे बेटर है तुम हॉरिजॉन्टल वे में करो। तो ये जो फिजिक्स है पुश एंड पुल का, इसको हम यूज करते हैं बहुत तरीके से। हैवियर चीज को लोग जो लिफ्ट करता है, मूव करता है, तो हमेशा ऐसे देखो कमर में रस्सी उस्सी बांध लेता है, ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे खींचता है, एंगल देता है ऐसे, क्योंकि उसे फिजिक्स नहीं आता, लेकिन उसे एक्सपीरियंस पता है कि ऐसा करने से ये काम हो जाएगा। अब इसके ऊपर जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ, देखो कैसे। बोला a body of mass m rest on the horizontal floor, a body of mass m rest on the horizontal floor, ये horizontal floor पे रेस्ट कर रहा है body of mass m। देखना मजा आएगा तुम्हें अभी फिजिक्स समझ के इस क्वेश्चन का। ओके सर, अब देखना क्या बोलने वाला है क्वेश्चन। बोला with which it has a coefficient of static friction mu, coefficient of static friction mu है यहां पे। ओके, it is desired to make a body move by applying the minimum possible force F। अब तुम्हें जिसको फिजिक्स पता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगाएगा। जब मैंने मिनिमम बोला है तो मिनिमम तब होगा जब फ्रिक्शन मिनिमम होगा। फ्रिक्शन मिनिमम कब होता है? जब किसी एंगल पे एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं। अब जिसको ये फिजिक्स पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज तो तुम क्या करोगे जानते हो, फोर्स लगाया और म्यू एम जी। आधा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करता है फोर्स म्यू एम जी को ओवरकम कर देगा तो ये चल जाएगा। नहीं, म्यू एम जी से भी कम फोर्स से ये चल सकता है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात अगर मान लेते हैं इसका मास m है, ये वाला नॉर्मल हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम औकात है f मैक्स जो है वो कितना है? म्यू mg। तो मैं पूछूं कि कितने में ये चलेगा, तो उसका आंसर है f लगाओगे तो म्यू mg। गलत, मिनिमम फोर्स म्यू mg से भी कम हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि म्यू mg से भी कम है। देखो म्यू mg में म्यू f कोसाइन थीटा घट रहा है ना यार, तो फ्रिक्शन और कम कर दिया है मैंने, क्या करके? पुल करके। तो जब मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि इस फोर्स को किसी एंगल पे अगर हम दे दें सर, तब जो फोर्स होगा ये f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा, और ऐसे केस में फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जब ऐसा फोर्स नहीं होता तो, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तो था कभी जीवन में, अब नहीं है, ये कभी होगा। लेकिन इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन,
इस सिचुएशन में क्या हो रहा है जल्दी से बताओ, इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताओ, म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर होगा बताओ, एन प्लस एफ साइन थीटा एम जी के बराबर, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। देखो फ्रिक्शन ही मैंने घटा दिया, और फ्रिक्शन जब मैंने घटा दिया तो अब हमारे को जो अप्लाइड फोर्स है वो मिनिमम हम बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बोला है ना, इट इज डिजायर टू मेक अ बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, वो तब होगा जब किसी ने किसी एंगल पे लगाए। अब बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज टू बी अप्लाइड। तो डायरेक्शन तो इसको नहीं पूछा है, तो वो तुम्हारे लिए है। फिलहाल मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालते हैं पहले। तो ये ब्लॉक मूव कब करेगा, कब करेगा मूव भैया, क्योंकि बोला इट इज डिजायर टू मेक द बॉडी मूव। तो मूव करने के लिए ये जो फ्रिक्शन है उसको ये एफ कॉस थीटा के बराबर करना पड़ेगा। ये एफ कॉस थीटा जब फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा तब ये बॉडी मूव करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जरा सा फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जरा सा फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो एफ कॉस थीटा है, ये जो एफ कॉस थीटा है, इसको ये फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा से ज्यादा नहीं, बराबर होना पड़ेगा। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये जस्ट मूव कर जाएगा। कितनों को फिजिक्स क्लियर हुआ? अब मैथ्स करेंगे जो बेसिक मैथ्स में थोड़ा पढ़ाया था। थीटा तो पता नहीं है, ये अननोन है, हमें नहीं पता थीटा का वैल्यू। ये तो हमने माना है प्रीवियस नॉलेज से कि सीधा नहीं एंगल पे दो सर, तब गेम ऑन होने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन ने पूछा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसी एंगल पे कितना एंगल है वो भी पूछा है क्वेश्चन वालों ने। अब देखो यहां पे हमें निकालना सबसे पहले एफ का वैल्यू है, तो मैं इस एफ को इधर कर दिया, एफ कॉमन ले लिया, तो यहां पे हो गया कॉस थीटा, और ये जब इधर किया तो हो गया प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। और ये एफ का वैल्यू जब मैंने निकाला तो हो गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलो मजा आ गया क्या? अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आई कि हमें तो ये थीटा का वैल्यू पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें एक बढ़िया चीज बताया है कि कभी भी अगर कोई भी वैल्यू है फोर्स, ये एक्स बाय वाई है, और इस फोर्स को करना है तुम्हें मिनिमम, तो इसे कर दो मैक्सिमम। अगर ये एक्स कांस्टेंट है तो, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में बड़े चीज से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू को घटा देता है ये। हाँ सर, यहां पे वैसा ही तो है। ये म्यू एम जी तो फिक्स है, म्यू कांस्टेंट था, एम जी कांस्टेंट है, ये फिक्स है। यहां पे थीटा मेरे हाथ में है कि कैसे चेंज करूं। अब अगर मैं ये डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू ले लूं तो ये फोर्स मिनिमम को बताएगा। और मैंने तुम्हें बताया है कि इस तरीके का कभी भी अगर कहानी हो, याद है तुम्हें तो बताना, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार जो तुम्हारे पास है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो कॉस थीटा के पीछे क्या है 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जल्दी से बता दो। अरे भाई साहब, ये तगड़ा बेसिक मैथ्स में मैंने बताया था कि इसका मैक्सिमम मिनिमम, ये मैक्सिमम है, इसके आगे माइनस लगाओगे तो मिनिमम भी होगा, वो 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट अंडर, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इस फोर्स को मिनिमम करना है तो ये हो जाएगा मिनिमम, जब ये हो जाएगा मैक्सिमम। आया मजा? और इसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया, तो फाइनल आंसर तुम्हारे हाथ में झोली में डालता हुआ कि एफ का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बोलो मस्त मजा आया तो आग और दिल बरसा दो मेरे भाई, मस्त मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। तो आंसर हो जाएगा म्यू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
यहां पे म्यू नहीं है, गलत, यहां पे माइनस है, गलत, यहां पे म्यू नहीं है, गलत। तो ये म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये याद भी रखना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट में तुम्हें मैंने क्लियर किया है। आया मजा? तो पुश एंड पुल भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि आज ये लास्ट डे है, अभी अगर आप इसको लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज लास्ट सेशन है हमारा, जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 10,000 क्वेश्चंस का, जिसमें 25 फुल सिलेबस टेस्ट है और मेंटरशिप प्रोग्राम और जो घर में पहुंचाने वाला टेस्ट है, वो दोनों लॉन्च किया था, जिसका आज लास्ट डेट है। आज ये 50% डिस्काउंट पे है और हमने SGP सिलेक्शन गारंटेड प्रोग्राम और STS सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था। तो आप लोग इसे ले लीजिए अगर लेना है तो, और अगर इस बार नहीं ले पाएंगे तो कल से ये नहीं हो पाएगा, आज ही हम फुल एंड फाइनल कर दिए इसे। थैंक यू। तो अब अपन आगे का कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, ये सब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वगैरह को मजा दिलाएंगे, इंक्लाइंट वगैरह को पढ़ेंगे खूब सारा, और तुम्हें तगड़े तगड़े चीज को सॉल्व करना सिखाएंगे। नायाब बैच को आप लोगों ने खूब प्यार दिया है और आप लोगों ने पहुंचाया है, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आपको मेरा सेशन इंपॉर्टेंट लगता है, वैल्यू ऐड कर रहा है आपके लाइफ में, तो आपको जरूर इसे शेयर करना है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे ये चैनल भी बढ़े और भी लोगों तक पहुंच पाए जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे। तो ये जो मेहनत मैं दिन रात कर रहा हूं वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचेगा, तब और अच्छा होगा, हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं जो कर रहा हूं वो वैल्यू ऐड कर रहा है बच्चों के लाइफ में। तो इसे जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलेंगे कल सुबह 8:30 AM में। फ्रिक्शन के आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर और इंक्लाइंड वाले के ऊपर फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, लव यू इतना प्यार देने के लिए। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आप और मुझसे हेल्प चाहते हैं, या अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।